काश कैक्टस उगाए होते। अचानक मुझे रेडियो, टेलीविज़न, अखबार सब के सब साजिश ही करते हुए लगे। सबको न जाने किसने हमारे बंजर पड़े घर के आंगन का पता दे दिया था। टेलीविज़न पर प्रतिदिन बढ़ रहे प्रदूषण के चर्चे, रेडियो पर दिन-रात पेड़ लगाओ के नारे, अखबार हैं कि पेड़ उगाने, बाग लगाने के कार्यक्रमों की खबरें छाप-छाप कर मुझे मुँह चिढ़ाते से लगे। आखिर तंग आकर मैंने भी उस खाली पड़े बंजर जमीन के टुकड़े को एक खूबसूरत बगीचे का रूप देना तय कर ही लिया। हमने कुछ महीने पहले ही इस नई बसी कॉलोनी में घर खरीदा था। आस पड़ोस से अभी पहचान भी नहीं हुई थी। सोचा वक्त गुजारने के लिए यह अच्छा बहाना रहेगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। वक्त भी गुजर जाएगा और बगीचा भी तैयार हो जाएगा। एक सुबह बच्चों को स्कूल भेज, पति को दफ्तर के लिए रवाना कर, मैं कूद पड़ी मैदान जंग में, अर्थात उस बंजर जमीन को हरा भरा और वातावरण को मोहक बनाने में जुट गई। सबसे पहले मैंने एक बार उस बंजर जमीन पर नजर दौड़ाई। जमीन का वह टुकड़ा हर वक्त नजरों के सामने रहता था, यहाँ तक कि घर के अंदर आना जाना भी वहीं से होता था। लेकिन उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि इतना गंदा दिखाई देने वाला आंगन घर के अंदर के सौंदर्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। हमें तो पहले ही इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। हम तो यहाँ शिफ्ट करते ही बस घर के अंदर की सजावट में ही व्यस्त होकर रह गए। जगह क्या थी, एक कोने में मलबे का ढेर लगा था जिसमें रेत, बदरपुर, ईंटों के टुकड़े थे। कहीं कहीं जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। पूरी जमीन उबड़ खाबड़ पत्थरों से पटी पड़ी थी। बहुत देर तक खड़ी मैं उस जगह का निरीक्षण करती रही। आंगन की भांति दिमाग भी जैसे पथरा गया था। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि काम शुरू कहाँ से करूं। आखिर तय कर ही लिया कि पहले मलबा उठाना चाहिए। काम इतना आसान नहीं था जितना देखने और सोचने में लग रहा था। आंधी पानी से मलबा जम चुका था। उसे हटाने के लिए पहले खुदाई की जरूरत थी, जिसके लिए घर पर कोई जरूरी सामान भी तो नहीं था। कुदाल, फावड़े, तसले की जगह पर घर पर उपलब्ध चिमटे, हथौड़े और बाल्टियों से काम लिया गया। मैं अभी 2-3 बाल्टी मलबा ही उठा पाई थी कि बच्चे स्कूल से लौट आए। काम छोड़ हाथ मुंह धोकर मैंने उन्हें खाना दिया। बच्चे बहुत मचले कि माँ रोज की भांति उनके साथ बैठे, स्कूल की बातें सुने, उनके साथ खेले। लेकिन मुझ पर तो जैसे बगीचे की धुन सवार थी। मैं पुनः अपने काम में लग गई। दिन भर काम का वही क्रम चलता रहा। मलबा खोदो, बाल्टियों में भरो और उसे घर से दूर कूड़ा घर तक फेंकने जाओ। नतीजा यह हुआ कि शाम को पति के दफ्तर से वापस आने तक मलबा तो उठ गया, लेकिन मैं बिस्तर से न उठ सकी। ऐसी मेहनत मशक्कत की आदत तो थी नहीं। उस पर सर्दी का मौसम, हाथ फट गए, कंधे और कमर बोझ उठा उठाकर इतने थक गए कि बुखार आ गया। मुझे ठीक होने में 4 दिन लग गए। मुश्किल काम तो कर ही चुकी थी, इसलिए काम को बीच में छोड़ देने का कोई कारण नहीं था। ठीक होते ही मैं दिन भर जंगली झाड़ियां उखाड़ने तथा जमीन से पत्थर निकालने में लगी रही और सेहत ने फिर साथ नहीं दिया। उस दिन तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर को घर पर ही बुलाना पड़ा। डॉक्टर भी परेशान था कि 4 दिन पहले तो बुखार की दवा दी थी, बुखार ठीक भी हो गया था, फिर ऐसा क्यों हो गया। जब कारण बताया गया तो डॉक्टर ने हंसते हुए समझाया कि यह सब हमारे बस का रोग नहीं, क्यों नहीं हम एक माली रख लेते। बात समझ में आ गई। मुझे तो चाहिए था एक सुंदर बगीचा और पति को घर की देखभाल के लिए स्वस्थ बीवी, इसलिए माली रखने में दो राय नहीं थी। दूसरी ही शाम मैंने देखा पति जब दफ्तर से लौटे तो उनके साथ एक माली था। उसे जगह दिखा दी और पेड़ पौधों के बारे में अपनी पसंद बता दी। अपने पैसे तय कर माली ने अगले दिन से काम पर आने की बात मान ली। मैं उस रात सपनों में अपने फूलों से सजे बगीचे में घूमती रही। अगले दिन आते ही माली ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि यहाँ की मिट्टी इतनी खराब और पथरीली है कि उसे निकाल कर कम से कम 2 ट्रक नई अच्छी उपजाऊ मिट्टी डालनी होगी। 2 ट्रक? सुनते ही दिमाग को झटका सा लगा। मैंने उसे समझाना चाहा कि हमें कुछ फूल पौधे घास वगैरह ही लगानी है, कोई खेत या फलों का बगीचा तैयार नहीं करना। लेकिन यह उसका कार्यक्षेत्र था, इसलिए उसकी सलाह मानना हमारा फर्ज था।
उसने खुदाई जारी रखी और हमने अच्छी सस्ती उपजाऊ मिट्टी की तलाश शुरू कर दी। माली को पुरानी खराब मिट्टी हटाने में 2 सप्ताह लग गए। इतने दिनों में तो हमारी फूलों की कल्पना भी धुंधली होने लगी। मिट्टी और ढुलाई के खर्चे की बात सोच-सोच कर पति कई बार बिना कारण मुझसे उलझे, लेकिन खूबसूरत बगीचे के रंगों ने उनकी आंखों में भी सपने भर दिए थे, अतः बगीचे का काम रुका नहीं। 2 ट्रक नई मिट्टी आ गई, अब क्या था? घर बाहर कई दिनों तक मिट्टी का ही साम्राज्य रहा। ड्राइंग रूम में बिछे कीमती कालीन का ही रंग बता पाना मुश्किल नहीं था, बल्कि शीशे की अलमारी तक में रखे कीमती शोपीस धूल के कारण पहचाने नहीं जा रहे थे। उन दिनों न जाने क्यों हमसे मेहमानों और मौसम दोनों ने दुश्मनी खूब निभाई। बारिश और मेहमान दोनों खूब आए। घर भर का हाल बेहाल था, परंतु यह सोचकर धीरज कर लेते कि कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। माली कुछ दिन तो नई मिट्टी फैलाने और पानी देने में लगा रहा। आंगन अब खुला-खुला, साफ और बड़ा लगने लगा था। एक सुबह जब पति दफ्तर जाने को ही थे, माली ने फरमाइश की, साहब कम से कम 2 बोरे खाद, कुछ बीज और कुछ खास तरह के पौधे नर्सरी से लाने हैं। या तो आप ला दें या इस वक्त कम से कम 500 रुपए दे दें ताकि काम तो शुरू हो सके। महीने की 26 तारीख और 500 रुपए, वह भी खाद और बीज के लिए। सुनते ही पति ने ऐसे घूर कर मुझे देखा कि मेरा वहां खड़ा रहना ही मुश्किल हो गया था। माली को किसी तरह टाला। वह महीने के बाकी 4 दिन आता, आंगन में धूप सेकता और चला जाता। पहली तारीख को वेतन मिलते ही खाद और बीज तो आ गए, परंतु हमारा पूरे महीने का बजट गड़बड़ा गया। पूरे महीने पति से राशन पानी के अलावा किसी भी चीज के लिए कहा तो जवाब मिला, अब तो बगीचे की ठंडी हवा खाओ, मेरे पास और पैसे नहीं। जैसे तैसे खींच-तान कर महीना निकाला। अब अगले महीने नर्सरी से पौधे खरीदने थे। पहली बार मैंने नर्सरी के दर्शन किए। पौधों की कीमत सुन कर तो मुझे हरियाली से डर लगने लगा। घर का दूसरे महीने का बजट भी बगीचे के कारण लड़खड़ा गया। लेकिन अब आंगन में ताजे खड़े नन्हे-नन्हे पौधे सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करते से नजर आते, तो हमने बजट की तंगी भी खुशी-खुशी सह ली। अचानक 4 ही दिन बाद 2 इतने कीमती पौधे सुबह उठते ही देखा तो औंधे मुँह पड़े थे। मन हुआ सहलाकर पूछूं कि किस बात की नाराजगी का इजहार कर रहे थे। माली से पता लगा उन्हें यह जमीन रास नहीं आई, इसलिए सूख गए। किससे पूछती कि सैकड़ों रुपए की मिट्टी, खाद, नर्सरी का बिल, आखिर क्या कमी रह गई थी जो उन्हें रास नहीं आई। पूरे दिन बेचैन रही, खाने का भी मन नहीं हुआ, परंतु पति से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी। इन 2 पौधों के गम को ऐसे सहा जैसे किसी अपने के गम को सह जाना पड़ता है। घर के हालात ऐसे हो गए थे कि बात कोई भी हो, घूम कर ताने की शक्ल में मुझ पर ही आ पड़ती। कुछ दिनों में बाकी पौधे जम गए थे, बीज फूट आए थे, बगीचा खिला-खिला और हरा-भरा लगने लगा। इधर सर्दी भी कम हो चली थी। मैं एक नया परिवर्तन घर में अनुभव कर रही थी। पति को सुबह की चाय अब बिस्तर पर नहीं, बगीचे की कुर्सी पर चाहिए थी और बच्चों को स्कूल के लिए उठाना नहीं पड़ता था। दोनों सुबह जल्दी ही उठकर बगीचे में घूमते नजर आते थे। जिस दिन हमारे बगीचे में पहला फूल यानी गुलाबी गुलाब खिला, पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। मैंने पहली बार बगीचे के नाम पर पति के चेहरे पर खुशी देखी। मेरी खुशी का तो अनुमान लगाना ही मुश्किल था, क्योंकि मेरे द्वारा शुरू किए गए काम की यह पहली सफलता थी। बच्चे उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। स्कूल जाते समय कह गए कि उनके आने तक मैं फूल का ख्याल रखूं और आने पर वह स्वयं देख लेंगे। मैंने भी रसोई घर में काम करते हुए न जाने कितनी बार आ आकर फूल को झांका था। अगली सुबह ही हम सबकी खुशियों पर जैसे पाला पड़ गया। फूल गायब था। घर में हर कोई पुलिस की भांति तहकीकात कर रहा था कि आखिर चोरी हुई तो हुई कैसे। रात को बाहर के गेट पर तो ताला पड़ा था। पति ने अनुमान लगाया 4 दीवारी से हाथ बढ़ाकर किसी ने तोड़ा होगा, तो बच्चे कह रहे थे कि ऐसे हाथ पहुंच ही नहीं सकता, जरूर किसी ने दीवार पर चढ़कर तोड़ा होगा। बच्चे उस दिन दुखी मन से स्कूल गए। पति के चेहरे पर भी उदासी ही नजर आई।
माली की बातों से तो मैं और भी डर गई। उसने बताया, फूल क्या, लोग तो पौधे तक चुरा ले जाते हैं। मैं सोच में पड़ गई। माली और दूसरे खर्चों को निकालना ही मुश्किल था। अब भला क्या फूल पत्तियों के लिए चौकीदार रखना पड़ेगा? परिणाम स्वरूप हम इतने चौकस रहने लगे कि जरा सी आहट पाते ही बगीचे की तरफ भाग लेते। अभी 2 ही दिन बीते थे कि कोई हमारी मनी प्लांट की बेल जड़ से उखाड़ ले गया, जो मुश्किल से 1 मीटर की ही रही होगी। मन महसूस कर रह गए। किससे पूछते, किससे कहते? माली ने बड़े ही अपनेपन से समझाया था। मैं तो पहले ही कहता था, इसे यहाँ ना लगाया जाए। और फिर मनी प्लांट की चोरी कोई चोरी नहीं होती। कहते हैं कि यह पौधा तो फलता ही चोरी का है। बगीचा लगाकर ना केवल वनस्पति शास्त्र का ज्ञान बढ़ा, बल्कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी हमारी जानकारी बढ़ रही थी। पौधे लग चुके थे, मौसम बसंत का था, इसलिए बगीचा फूलों से भर गया। बगीचे में घूमती तितलियां, गाते भंवरे, चहचहाते पक्षी, घर भर के चेहरे पर मुस्कुराहट, सब कुछ भला लगने लगा। लेकिन यह सब भी बहुत दिनों तक नहीं रहा। एक सुबह अभी उठे भी नहीं थे कि कॉल बेल बज उठी। आज दूध वाला जल्दी आ गया क्या? मैं बड़बड़ाती हुई उठी। गेट पर आई तो देखा एक वृद्धा खड़ी थी। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा था। यहीं कहीं आस पड़ोस में रहती थी। उसने विनम्र प्रार्थना की, हमारे यहाँ आज पूजा है, अगर कुछ फूल मिल जाते तो। चाहते हुए भी मैं इनकार ना कर सकी। सोचा पूजा का काम है, हमारी ओर से ईश्वर के चरणों में कुछ फूल ही सही। मैं हाँ क्या कर बैठी, उस पुजारिन ने तो सारा बगीचा ही खाली कर डाला। लुटे लुटे से पौधे मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे उनकी बर्बादी का कारण मैं ही थी। घर भर के गुस्से का शिकार भी मुझे ही बनना पड़ा। अब उन्हें कैसे समझाती कि यह दुनियादारी है, ना चाहते हुए भी पड़ोसियों के साथ इतना लेन देन तो रखना ही पड़ता है। उस दिन पहली बार मुझे समझ में आया कि लोग घरों में फूलों को छोड़ कैक्टस क्यों उगाते हैं। उस दिन से आज तक पड़ोसियों ने भी हमें अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाने के मौके खूब दिए हैं। आए दिन किसी के यहाँ पूजा है, किसी के बच्चे का जन्मदिन, किसी के यहाँ मेहमान आ रहे हैं, किसी के यहाँ शादी है और किसी के यहाँ लड़की को देखने वाले आ रहे हैं। फूल खिल भी नहीं पाते कि मांगने वाले आ पहुंचते। हमारे हिस्से में तो आए हैं माली, खाद और पानी के बिल और अपनी बर्बादी की कहानी सुनाते उजड़े हुए पौधे, सुबह जिन पर शबनम रोज आती है और रात जिन पर चांदनी सो जाती है।